तत्कालीन जीवन की झांकी भारतीय इतिहास की प्रस्तुत की। अब आज का जो हमारा विषय है वह है जो महाकाव्य काल, यानी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक का जो भारतीय संस्कृति है, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति रही है वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक। तो इसके बारे में आता महाकाव्य काल, और महाकाव्य में बताया गया है कि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं, और रामायण और महाकाव्य काल में, रामायण और महाभारत काल में जो राजा का पद प्रमुख होता था, क्योंकि राजनीतिक काल की जो महत्वपूर्ण कड़ी थी वह राजा ही थी, और राजा का पद वंशानुगत होता था। किंतु राजा इस समय विशेष बात है निरंकुश नहीं होता था। राजा निरंकुश नहीं होता था, और राजा का पद जो है वंशानुगत होता था, और राजा अच्छे कार्य के लिए ही बनाया जाता था। अगर कोई राजा में दोष आ जाता था किसी प्रकार से, तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता था वह राजा का पद ग्रहण करता था। राजा को सहायता करने के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए, राजा को सलाह मशवरा परामर्श देने के लिए जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, मंत्री परिषद को उस समय तीर्थ बोला जाता था। ये आप पढ़ रहे हैं महाकाव्य काल, और राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। और महाभारत काल में जो 18 विभाग ऐसे बताए गए, 18 विभागों के मंत्री हुआ करते थे, तो उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। महाभारत काल में 18 विभाग, और 18 विभागों का जो है विभाग को प्रमुख को तीर्थ कहा जाता था। इस प्रकार से महाकाव्य काल में राजा वंशानुगत किंतु निरंकुश नहीं होता था वह, और उसकी सलाह मशवरा के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। महाभारत काल में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोग एक जगह रहना उन्होंने प्रारंभ किया, और बाद में जाकर के वह जो उन्होंने भूमि के लिए संघर्ष हुआ, और भौगोलिक विस्तार के लिए, भूमि के लिए, भौगोलिक विस्तार के लिए आपस में संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद में एक दूसरे में वो विस्तार उन्होंने ग्रहण किया। यानी छोटा जो जनपद था वह बड़े विशाल भूभाग पर फैल गया, बड़े जनपद में फैल गया। जन से तात्पर्य लोग, और लोग जहां पर विशाल मात्रा में रहते थे वह कहलाया महाजनपद। और महाजनपद काल की बात करते हैं तो अपन महाजनपद काल में, उस शासन काल में राजा प्रमुख होता था, और राजा जो होता था वो राजा वंशानुगत होता था। इस प्रकार से यानी जनपद काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भी उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कुछ जगह राजतंत्रात्मक और कुछ जगह गणतंत्रात्मक ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। तो महाजनपद काल में जो बौद्ध धर्म का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, और इस ग्रंथ के माध्यम से बताया गया है कि जो उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में विस्तार रूप से लोग रहते थे, और इस प्रकार से कहीं जगह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो कहीं जगह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर कुछ 16 महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उनकी जो राजधानी थी महत्वपूर्ण वह भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे महत्वपूर्ण जो जनपद थे 16 जनपदों में से, उनमें से एक था अंग, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। इसी क्रम में मगध जनपद जो था, मगध महाजनपद था, उसकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह के बाद उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, और पाटलिपुत्र वर्तमान
इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इसी क्रम में पांचाल जो महाजनपद था, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अधिक्षत्र। इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण है मत्स्य, ये अपने जो राजस्थान है, राजस्थान का मत्स्य क्षेत्र जो आता है, अलवर है, भरतपुर है, इधर से जयपुर का कुछ हिस्सा है, तो मत्स्य महाजनपद का और मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। इस प्रकार से ये 16 महाजनपदों में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे जहां पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। इसके अलावा कुछ जो ऐसे छोटे जनपद भी थे और इन छोटे जनपदों में भी इस प्रकार से राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलते हैं। इनके माध्यम से छोटे महाजनपदों में जैसे टीकई है और सिंधु है, ये जो थे छोटे जनपद थे, तो कई बार बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रावस्ती जनपद किसकी राजधानी, वो उत्तर आ रहा होगा कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, या पूछा जाए काशी महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए, तो हमारा उत्तर होगा वाराणसी। इसी क्रम में पूछा जाए कि विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसी क्रम में तो कि महाजनपद काल का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो बोला किया गया है महाजनपद का जो उल्लेख है वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के माध्यम से अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो कौन थे बौद्ध ग्रंथ का? बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। साथ ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल में छोटे किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम बताइए, तो टीकई और सिंधु ये छोटे जनपद हुआ करते थे और इनके माध्यम से हम इन जनपदों से वहां समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, ऐसे जो हमारी जो संस्कृति है और इन जो ऐतिहासिक जो पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम उस समय के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने वैदिक काल के सामाजिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वेदों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की थी कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कि राज्य का सबसे प्रमुख होता था राजा, राष्ट्र का सबसे प्रमुख होता था राजा, और राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी जो कुल होती थी। इस प्रकार से इनके माध्यम से आज हमने थोड़ा वैदिक काल के बाद में महाकाव्य काल और महाकाव्य काल के बाद में महाजनपद